3000 से भी ज्यादा सालों से ट्रॉय के पतन की कहानी सुनाई जाती रही है। प्राचीन कविताओं के अनुसार ग्रीस की बड़ी सेना ने उस पर हमला किया था। मजबूत शहर पर तब हमला हुआ जब राजकुमार पेरिस स्पार्टा की रानी हेलेन को ट्रॉय ले गया। इस कहानी में योद्धा अकीलिस और ओडिसियस राजा अगामेम्नॉन भी शामिल हैं। वो मशहूर लकड़ी का घोड़ा भी, जिसे कथित तौर पर शहर में घुसने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ट्रोजन युद्ध की कहानी युद्ध के समय नहीं लिखी गई थी। इसका सबसे प्रसिद्ध संस्करण इलियड में है, जो एक प्राचीन कविता है और होमर से जुड़ी है। ये कविता उस समय के कई सौ साल बाद बनी जब ये कहानी संभवतः शुरू हुई थी। इसी कारण ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा हिस्सा असली घटना की याद है और कौन सा हिस्सा कवियों ने समय के साथ जोड़ दिया। कई सदियों तक कई लोगों ने सोचा कि ट्रॉय केवल एक कल्पना है। कोई स्पष्ट नक्शा नहीं था जो दिखा सके कि यह कहां स्थित है। ना ही कोई महल या दीवारें बची थीं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके कि वे उस शहर का हिस्सा हैं जिसका वर्णन कहानी में किया गया है। लेकिन 19वीं सदी में यह नजरिया बदल गया। वर्तमान तुर्की के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक जलडमरू मध्य के पास, जिसे आज डार्डानेल्स कहा जाता है, वहां एक पहाड़ी है जिसे हिसारलिक के नाम से जाना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं को लंबे समय से संदेह था कि इस पहाड़ी के नीचे ट्रॉय के खंडहर छिपे हो सकते हैं। यह सबसे पहले जांच करने वालों में फ्रैंक कैलवर्ट थे, जो ब्रिटिश विद्वान और शौकिया पुरातत्वविद थे और पास ही रहते थे। कैलवर्ट का मानना था कि हिसारलिक प्राचीन ट्रॉय के लिए सबसे प्रबल दावेदार स्थल है। उन्होंने यह विचार हाइनरिच श्लीमन के साथ साझा किया, जो अमीर जर्मन व्यापारी और प्राचीन इतिहास व होमर की कहानियों में रुचि रखते थे। 1870 के दशक में श्लीमन ने हिसारलिक में बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू की। वहां सिर्फ एक नष्ट हुआ शहर ही नहीं मिला, पता चला कि वह टीला कई परतों में बसे समुदायों से बना था। हजारों वर्षों तक एक शहर बसाया जाता, नष्ट होता, छोड़ दिया जाता और फिर उसके ऊपर एक नया शहर बसाया जाता। बाद में पुरातत्वविदों ने इस स्थल के मुख्य हिस्सों को ट्रॉय 1 से 9 तक क्रमबद्ध किया और उससे भी पुराने अवशेष मिले, जिन्हें अब ट्रॉय 0 कहा जाता है। ये परतें दिखाती हैं कि यह स्थान 4000 साल से भी ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया गया और यहाँ लोग बसे रहे। यहाँ की पहली बड़ी बस्तियां कांस्य युग में बनी और इस शहर का उपयोग 19वीं सदी तक ग्रीक, रोमन और बिजेंटाइन काल में भी हुआ। श्लीमन की खुदाई महत्वपूर्ण थी, लेकिन इससे बहुत नुकसान भी हुआ। उस समय की पुरातत्व विद्या आज की तरह सावधानी से नहीं की जाती थी। सबसे पुराने हिस्से तक जल्दी पहुंचने की चाह में श्लीमन ने जगह के बीचों बीच गहरी और चौड़ी खाई खुदवा दी। इससे नई परतों की कई दीवारें, इमारतें और वस्तुएं नष्ट हो गईं या हटा दी गईं। श्लीमन के लिए गहराई में स्थित शहर ही शायद होमर की ट्रॉय थी। इसी वजह से उन्होंने कांस्य युग के उत्तरार्ध के कुछ हिस्सों को नजरअंदाज कर दिया, जो आमतौर पर ट्रोजन युद्ध से जोड़े जाते हैं। बाद की खुदाइयों में पुरातत्वविदों ने पाया कि सबसे अहम उम्मीदवार वो पुराना शहर नहीं था जिसे श्लीमान ने चुना था। कहानी ट्रॉय 6 और ट्रॉय 7A परतों से ज्यादा मेल खाती है। ट्रॉय 6 कांस्य युग के उत्तरार्ध के बड़े हिस्से में मौजूद था। ये एक समृद्ध और मजबूत शहर था, जिसे मोटी दीवारों से घेरा गया था। यह शहर लगभग 13वीं सदी ईसा पूर्व में नष्ट हो गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इसका मुख्य कारण युद्ध था या कोई बड़ा भूकंप। इसके बाद नष्ट इमारतों पर ट्रॉय 7A जल्दी बन गया। दीवार के अंदर घर घने थे, फर्श में बड़े बर्तन गाड़े थे, शायद खाने का सामान रखने के लिए। ऐसी व्यवस्था संकेत देती है कि निवासी आपूर्ति की कमी या संभावित हमले के लिए तैयार थे। लगभग 1180 ईसा पूर्व के आसपास ट्रॉय 7A भी जलकर नष्ट हो गया। वहां आग और हिंसक विनाश के प्रमाण मिले हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वही युद्ध हुआ था जैसा कि इलियड में वर्णित है। पुरातत्व केवल यह दिखाता है कि सही क्षेत्र में एक असली शहर था और उसने उस समय कुछ विनाश का अनुभव किया, जो संभवतः किंवदंती की उत्पत्ति का समय था। असली ट्रॉय भी उस साधारण छोटे किले से बहुत अलग था, जैसा पहले शोधकर्ताओं ने सोचा था। पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में किलेबंदी सिटाडेल स्थित थी, जो शहर का संरक्षित केंद्र था। यहीं पर शायद शासक, अधिकारी और अमीर परिवार रहते थे। किलेबंदी के चारों ओर बड़े पत्थरों से बनी मजबूत दीवारें थीं, जिन्हें सावधानी से रखा गया था। सुरक्षा के लिए दीवारों में बुर्ज और फाटक थे। कुछ दीवारें कई मीटर मोटी और ऊंची थीं। किलेबंदी ऐसी जगह बनी थी जहां से मैदान और समुद्र की ओर जाने वाले रास्ते दिखते थे, जिससे पहरेदारों को शहर की ओर आने वालों को देखना आसान था। किलेबंदी सिटाडेल के भीतर बड़े भवन थे,
जो शायद निवास, सभा, गोदाम या प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। कुछ का आकार मेग्रॉन जैसा था, लंबी इमारत, सामने खुला हिस्सा और अंदर बड़ा कमरा। ऐसा डिजाइन कांस्य युग के कुछ महलों और महत्वपूर्ण इमारतों में आम था। चोटी पर संभावित महल का निर्माण नहीं हो पाया। कांस्य युग के कई भवन बाद में बने मंदिरों और सार्वजनिक इमारतों के कारण नष्ट हो गए। 1980 के दशक के अंत और उसके बाद के वर्षों में ये अधिक स्पष्ट हुआ कि ट्रॉय केवल किलेबंदी तक सीमित नहीं था। ऊंची दीवारों के बाहर एक और बड़ा निचला शहर था। यहीं पर आम आबादी का बड़ा हिस्सा रहता और काम करता था। पहाड़ी के चारों ओर घरों, कार्यशालाओं, भंडारण और अन्य गतिविधियों के निशान पाए गए हैं। यह रक्षा के कुछ हिस्से भी मिले हैं, जिनमें एक चौड़ी खाई शामिल है, जो युद्ध रथों या तेजी से शहर की ओर बढ़ने वाले दुश्मनों को रोक सकती थी। निचला शहर ने दिखाया कि ट्रॉय पहले की सोच से कहीं बड़ी और अधिक संगठित थी। हालांकि पुरातत्वविद अभी भी इसके सटीक क्षेत्रफल और यहां कितने लोग रहते थे इस पर अध्ययन और बहस कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक छोटा किला नहीं था, यह एक महत्वपूर्ण शहर था जिसमें एक दुर्ग था। यहां आवास, उत्पादन, भंडारण और रक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन असली ट्रॉय का अस्तित्व अपने आप में यह साबित नहीं करता कि अकिलीस सच में जीवित था। ओडिसियस और अगामेम्नॉन। ये भी प्रमाणित नहीं होता कि शहर पर कब्जे के लिए लकड़ी का घोड़ा प्रयोग हुआ था। ये पता करने के लिए कि इस किंवदंती के पीछे सच में कोई युद्ध था, सिर्फ ट्रॉय के खंडहर देखना काफी नहीं होगा। कांस्य युग के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र के बड़े साम्राज्यों, खासकर हित्तीत साम्राज्य और एजियन सागर पार के शक्तिशाली राज्यों के अभिलेखों की जांच जरूरी है। ट्रॉय के पूर्व अनातोलिया के मध्य भाग में उस समय वहां हित्तीत साम्राज्य था, जो कांस्य युग के उत्तरार्ध के सबसे शक्तिशाली राज्यों में था। हित्तीत लोगों ने हजारों मिट्टी की तख्तियां छोड़ी हैं, जिनमें संधियां, पत्र, युद्ध की रिपोर्टें और अन्य राज्यों के बारे में अभिलेख दर्ज हैं। इन दस्तावेजों में एक राज्य का उल्लेख है जिसे विलूसा कहा गया है। कई इतिहासकार मानते हैं कि विलूसा वही नगर है जिसे यूनानियों ने इलियोस या ट्रॉय कहा। विलूसा का नाम और स्थान अनातोलिया के उत्तर पश्चिम में हिसारलिक के खंडहरों से मेल खाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि होमर की कहानी पूरी तरह सच है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि उस क्षेत्र में कांस्य युग में एक राज्य था जो युद्ध और कूटनीति में शामिल था। संघर्षों का विश्लेषण करने से पहले यह जानना जरूरी है कि ट्रॉय के लोग कौन थे। हालांकि उनकी जातीय पहचान स्पष्ट नहीं है। ट्रॉय के घर, उपकरण और मिट्टी के बर्तनों को बनाने का तरीका उत्तर पश्चिमी अनातोलिया की संस्कृति से बहुत मिलता जुलता है। ऐसे प्रमाण मिले हैं जो दिखाते हैं कि ट्रॉय के लोग माइसीनियन ग्रीकों से संपर्क में थे, जो एजियन सागर के पार रहते थे। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ट्रॉय अनातोलिया और एजियन दुनिया के बीच है। इसके चारों ओर विभिन्न राज्यों के व्यापारी, नाविक, सैनिक और दूत आते जाते थे। संभव है कि शहर में अलग अलग समूह रहते और काम करते थे। एक अहम सवाल है कि ट्रोजन कौन सी भाषा बोलते थे। ट्रॉय में मिली कांस्य की मुहर पर लुवियन चित्रलिपि के चिन्ह हैं। लुवियन प्राचीन भाषा है जो अनातोलिया के कुछ हिस्सों में बोली जाती थी और इंडो यूरोपीय भाषाओं में शामिल है। ये मुहर दर्शाती है कि शहर में लुवियन जानने वाले लोग रहते थे। लेकिन पूरी आबादी की मुख्य भाषा जानने के लिए एक चीज ही काफी नहीं है। संभव है कि लुवियन या उससे संबंधित कोई अनातोलियन भाषा सरकार और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती थी। संभव है वहां ऐसे लोग भी थे जो ग्रीक बोल सकते थे, क्योंकि व्यापार और माइसीनियों से संपर्क रहता था। इलियड महाकाव्य में ट्रोजन और ग्रीक लोग एक दूसरे को आसानी से समझ लेते हैं और उनके कई देवी देवता समान हैं। लेकिन कविता के विवरण ग्रीकों की कई सदियों बाद की कहानियों का नतीजा हो सकते हैं। ये कांस्य युग की ट्रॉय में इस्तेमाल होने वाली असली भाषा का सीधा प्रमाण नहीं है। हित्ती अभिलेखों में कुछ नाम मिलते हैं जो मिश्रित प्रभाव दिखाते हैं। इनमें से एक है अलेक्सांदू, जो विलूसा का एक राजा था। अलेक्सांदू नाम अलेक्सांद्रोस जैसा है, जो ग्रीक परंपरा में पेरिस का एक और नाम है। वहां कुछ और शासकों का भी जिक्र है, जैसे कुकुनी और वाल्मू, जो अनातोलिया के नामों के ज्यादा करीब हैं। ये साबित नहीं करता कि अलेक्सांदू ही उस कथा का पेरिस है। यह सिर्फ दिखाता है कि कुछ नाम और परंपराएं अनातोलिया से ग्रीक कहानियों तक या फिर उल्टा जा सकती हैं। संभव है कि लोगों और घटनाओं की असली यादें हों, जो हर पीढ़ी में धीरे धीरे बदलती गईं।
इस बात के भी सबूत हैं कि विलूसा की सरकार लिखने की कला जानती थी। हित्ती साम्राज्य का संपर्क पेनुसास के साथ था, लेकिन यह संपर्क समझौतों और आधिकारिक संदेशों के माध्यम से था। फिर भी ट्रॉय में लगभग कोई स्थानीय अभिलेखागार नहीं मिला है। संभव है कि उनके कुछ रिकॉर्ड लकड़ी पर लिखे गए हों। लकड़ी मिट्टी की तख्तियों के मुकाबले जल्दी सड़ जाती है। अगर ट्रॉय में इसका इस्तेमाल होता था तो उनका बहुत सा इतिहास हमेशा खो गया होगा। इसी कारण उनकी राजनीति के बारे में जो भी जानकारी है वो ज्यादातर हित्तीतों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों से आती है। सबसे महत्वपूर्ण बचे हुए दस्तावेजों में से एक है मुवाताली द्वितीय के साथ किया गया समझौता, हित्ती साम्राज्य के राजा और विलूसा के शासक अलेक्जेंडर के बीच। यह समझौता 13वीं सदी ईसा पूर्व में किया गया था, उस समय से पहले जिसे आमतौर पर ट्रॉय साते के विनाश से जोड़ा जाता है। यह समझौता दिखाता है कि विलूसा हित्ती साम्राज्य के साथ गठबंधन करने वाले राज्यों की व्यापक व्यवस्था का हिस्सा था। विलूसा को एक छोटे राज्य के रूप में हित्ती राजा के प्रति वफादार रहना पड़ता था। उसके शासक से उम्मीद थी कि वह दुश्मनों की जानकारी देगा और हित्ती सेना को जरूरत पड़ने पर सैनिक भेजेगा। इसके बदले में हित्ती साम्राज्य अलेक्जेंडर के नेतृत्व को मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है। अगर विलूसा पर हमला होता है तो वो शक्तिशाली हित्ती सेना से मदद मांग सकता है। ऐसी सुरक्षा बहुत जरूरी थी क्योंकि अनातोलिया के पश्चिमी हिस्से में अक्सर संघर्ष होते रहते थे। इस समझौते के साक्षी के रूप में जिन देवताओं को बुलाया गया उनमें से एक देवता का नाम अपाल्यूना था। कुछ विद्वानों ने देखा है कि यह नाम अपोलो से मिलता जुलता है। होमर की कहानियों में अपोलो ट्रॉय के पक्ष में था। इन दोनों नामों में प्राचीन संबंध हो सकता है, पर सिर्फ समानता से दोनों देवताओं को एक नहीं कहा जा सकता। यह समझौता इलियड को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि विलूसा के एक वास्तविक राज्य को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अपना राजा, सेना, देवता और उस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के साथ राजनयिक संबंध थे। यह भी पहली बार नहीं है जब विलूसा हित्ती साम्राज्य के इतिहास में सामने आया है। पुराने दस्तावेजों में पश्चिमी अनातोलिया के असुवा नामक राज्यों के समूह का उल्लेख है, जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हित्ती साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर गए थे। इस सूची में विलुस्या नाम भी शामिल है, जिसे आमतौर पर विलुस्सा से जोड़ा जाता है। हित्ती सेना ने इस गठबंधन को हरा दिया और धीरे धीरे पश्चिम के कुछ राज्यों को अपने प्रभाव में ले लिया। लेकिन हित्ती साम्राज्य ही इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली एकमात्र बड़ी शक्ति नहीं थी। एजियन सागर के दूसरी ओर माइसीनियन राज्य थे। ये कांस्य युग के यूनानी थे जिन्होंने माइसीनी, पायलोस, टायरेंस और थीब्स जैसे बड़े केंद्र बनाए थे। उनके पास ऐसे महल थे जो भूमि, उत्पादन, व्यापार, सेना का प्रबंधन करते थे। वे नौकायन जानते थे और उनके उत्पाद पूर्वी दुनिया में पहुंचते थे। हित्ती दस्तावेजों में अहियावा नाम बार बार सामने आता है। इसे पश्चिम में स्थित और अनातोलिया की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली शक्ति बताया गया है। आजकल अधिकांश विशेषज्ञ अहियावा को माइसीनियन ग्रीक या उनके संसार के एक शक्तिशाली हिस्से से जोड़ते हैं। अहियावा की ध्वनि अचायोए से मिलती है, जिसे होमर ने यूनानियों के लिए इस्तेमाल किया। एक पत्र में हित्ती राजा ने अहियावा के राजा को भाई कहा, जो कांस्य युग की कूटनीति में खास संबोधन था। इसका प्रयोग उन शासकों के लिए होता था जिन्हें हित्ती राजा के समान माना जाता था, जैसे मिस्र, बाबुल और असीरिया के राजा। ये दर्शाता है कि अहियावा कोई छोटा या तुच्छ समूह नहीं था। इसके पास लोगों को भेजने, सहयोगियों का समर्थन करने और उन क्षेत्रों में गड़बड़ी करने की शक्ति थी जिन्हें हित्ती साम्राज्य अपने प्रभाव के क्षेत्र मानता था। इन दो शक्तियों के बीच पश्चिमी अनातोलिया के राज्य स्थित थे। विलूसा सहित उन्हें हित्ती साम्राज्य से समझौता करना पड़ता था। साथ ही वे एजियन लोगों से व्यापार या संपर्क भी रखते थे। ट्रॉय का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। यह डार्डानेल्स के पास है, जो एजियन सागर और मारमारा सागर को जोड़ने वाला सकरा समुद्री मार्ग है, जो आगे काला सागर तक जाता है। इस स्थान ने अनातोलिया, बाल्कन और एशियन दुनिया के बीच समुद्री और स्थलीय मार्गों तक पहुंच प्रदान की। ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रॉय जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों को नियंत्रित करता था या शुल्क लेता था, लेकिन उसका स्थान इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता था। जो भी ट्रॉय के आसपास प्रभाव रखता था, उसके पास व्यापार, यात्रा और सैन्य आवाजाही के लिए बेहतर स्थिति होती थी। इसी वजह से ट्रॉय के आसपास हुई किसी भी असली जंग का कारण सिर्फ एक महिला नहीं हो सकती थी।
पेरिस और हेलेन की कहानियों के पीछे शायद कोई गहरा संघर्ष छुपा हुआ था। पश्चिमी अनातोलिया में प्रभाव जमाने की होड़ थी। हित्ताइट साम्राज्य, स्थानीय राज्यों और माइसीनियन दुनिया के शासकों के बीच। और हित्ताइट के बचे हुए पत्रों में कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं जो किसी असली संकट का हिस्सा लगते हैं। कुछ शासकों को बेदखल किया गया, कुछ विद्रोहियों को समुद्र पार से समर्थन मिला, और कुछ शहर ऐसे थे जिन पर बार बार विवाद हुआ। इन्हीं दस्तावेजों में उस युद्ध की ऐतिहासिक जड़ें दिखती हैं जो बाद में ट्रॉय की किंवदंती बन गईं। वेलूसा के आसपास की लड़ाइयों ने शायद ग्रीस की कथाओं में अपनी छाप छोड़ी है। इलियड में वर्णित युद्ध से भी पहले की एक पुरानी कहानी में कहा जाता है कि हेराक्लीस ने ट्रॉय पर हमला किया था। यह किंवदंती दिखाती है कि शहर में केवल एक बार ही युद्ध नहीं हुआ था। फिर भी ये कहानी ये तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि इसकी असली ऐतिहासिक घटना क्या थी। कई सदियों तक वेलूसा बार बार पश्चिमी अनातोलिया में सत्ता परिवर्तन में शामिल रहा। उसे हित्ती साम्राज्य, पड़ोसी राज्यों और माइसीनियाई संबंधों से जुड़ी ताकतों से निपटना पड़ता था। दस्तावेज और खंडहर पूरी कहानी नहीं बताते, लेकिन ये एक ऐसे क्षेत्र को दिखाते हैं जो गठबंधनों, विद्रोहों, हस्तक्षेपों और युद्धों से भरा हुआ था। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ट्रॉय एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा था। बड़े साम्राज्य व्यापार और संदेशों का आदान प्रदान करते थे। राजा समझौते करते थे और अपने सहयोगियों की मदद के लिए सैनिक भेजते थे। यह व्यवस्था बहुत मजबूत थी, लेकिन हर राज्य एक दूसरे पर निर्भर था। अगर व्यापार, भोजन, शासन या सुरक्षा में कोई समस्या आ जाती, तो आसपास के इलाके भी जल्दी प्रभावित हो जाते थे। लगभग 1200 ईसा पूर्व पूर्वी भूमध्य सागर के कई केंद्र कमजोर होने लगे। माइसीनियन ग्रीस के महल ढह गए। हित्ती साम्राज्य की केंद्रीय सरकार समाप्त हो गई। अनातोलिया, लेवांत में कुछ शहर नष्ट हो गए या छोड़ दिए गए। साइप्रस और अन्य क्षेत्रों में भी यही हुआ। शोधकर्ताओं को कोई एक कारण नहीं मिला। युद्ध, जनसंख्या पलायन, राज्यों में अशांति, व्यापार में कमजोरी और कुछ क्षेत्रों में भीषण सूखे के प्रमाण मिले हैं। संभव है कि ये सारी समस्याएं एक साथ आ गईं, जिससे पहले की शक्तिशाली सरकारें इसे संभाल नहीं सकीं। ट्रॉय के लिए हित्ती साम्राज्य का पतन बहुत महत्वपूर्ण था। पहले के समय में विलूसा किसी भी खतरे के समय हित्ती राजा से मदद मांग सकता था, लेकिन जैसे जैसे संकट गहराता गया, हिट्टाइट सरकार की सहायता करने की क्षमता खत्म हो गई। वह अपने दूर के सहयोगियों की रक्षा नहीं कर सकी। इसी समय ट्रॉय साते भी नष्ट हो गया। शहर के कुछ हिस्सों में आग और विनाश के निशान मिले हैं। पुरातात्विक स्थल पर हथियार और मानव अवशेष भी पाए गए हैं। इससे यह संभव है कि वहां कोई हिंसक हमला हुआ था, लेकिन जो सबूत बचे हैं वे ये पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि वास्तव में क्या हुआ था या हमला किसने किया था। कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण भी नहीं है कि माइसीनियन राजाओं का एक बड़ा गठबंधन ट्रॉय पर एक साथ हमला करने आया था। यह संभव है कि कोई बड़ा हमला हुआ हो। यह भी हो सकता है कि ये कई छोटे छोटे हमलों की एक श्रृंखला रही हो, जो लड़ाइयां और घेराबंदी अलग अलग समय पर हुई थीं। कई पीढ़ियों के दौरान कहानीकारों ने शायद इन अलग अलग युद्धों को एक साथ जोड़ दिया। पुराने राजाओं और योद्धाओं के नाम बदले या बढ़ाए जा सकते हैं, या एक ही कहानी में रखे गए होंगे। इसी तरह ट्रॉय की कई घटनाएं एक बड़ी लड़ाई में बदल गईं जो 10 साल चली। किंवदंती में बताए गए 10 साल के घेराबंदी को पूरे शहर की लगातार नाकाबंदी के रूप में समझना जरूरी नहीं है। इतने लंबे समय तक हजारों सैनिकों का खर्च उठाना मुश्किल था, खासकर कांस्य युग के समय में। संभव है कि केवल हमले, पीछे हटने और आपूर्ति जुटाने के दौर होते थे और फिर से लौटना। यह भी हो सकता है कि युद्ध की अवधि को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, ताकि यह दिखाया जा सके कि यह कितना कठिन और महत्वपूर्ण था। मौखिक परंपरा में अक्सर किसी घटना को बार बार सुनाते समय विवरणों में बदलाव आ जाता है। पुरातत्व यह साबित करता है कि ट्रॉय में एक बड़ा शहर था और यह कांस्य युग के पतन के समय के आसपास नष्ट हो गया था। लेकिन यह इलियड में वर्णित युद्धों की सटीक कहानी को साबित नहीं कर सकता। खंडहर ये नहीं बताते कि युद्ध 10 साल तक चला था, या इसे अगामेम्नॉन ने नेतृत्व किया था, या दीवार के बाहर अखिलीस नाम का कोई योद्धा लड़ा था। किंवदंती के सबसे प्रसिद्ध हिस्से ट्रोजन हॉर्स को साबित करना और भी कठिन है। आम कहानी में ग्रीक सेना ने जाने का नाटक किया और एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा छोड़ दिया। ट्रोजन लोगों ने सोचा कि यह एक भेंट है, इसलिए उन्होंने घोड़े को शहर में ले गए जिसमें ग्रीक योद्धा छिपे थे। रात होते ही योद्धा बाहर निकले, दरवाजा खोला और लौटकर आई सेना को अंदर आने दिया।
इलियड में ट्रोजन हॉर्स की कहानी विस्तार से नहीं बताई गई है। वो कविता हेक्टर की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद ट्रॉय के पतन से पहले समाप्त होती है। लकड़ी का घोड़ा ट्रोजन परंपरा के दूसरे हिस्सों में दिखाई देता है। ओडिसी में इसका संक्षिप्त उल्लेख है और बाद के लेखकों ने इसे विस्तार से लिखा। कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि सच में लकड़ी का घोड़ा शहर में घुसने के लिए इस्तेमाल हुआ था। इसी कारण कहानी की संभावित उत्पत्ति के बारे में अलग-अलग व्याख्याएं सुझाई गई हैं। एक संभावना जो अक्सर बताई जाती है वो ये है कि घोड़ा किसी प्रकार की घेराबंदी मशीन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये एक ऐसा उपकरण था जिसका उपयोग दीवार या फाटक को तोड़ने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन सैन्य मशीनों के नाम जानवरों के नाम पर रखे जाते थे। शायद कोई असली उपकरण था जो कहानियों में लकड़ी के घोड़े में बदल गया। एक और व्याख्या घोड़े को जहाज से जोड़ती है। कहा जाता है कि प्राचीन जहाजों पर घोड़े के सिर की सजावट होती थी और तेज समुद्री वाहनों का वर्णन घोड़े की छवि से होता था। संभव है कि कुछ योद्धा जहाज में छिपे थे या वे समुद्र से जुड़ी किसी धोखाधड़ी के जरिए आए। एक सिद्धांत यह भी है कि घोड़ा भूकंप का प्रतीक है। ग्रीक धर्म में पोसेडन का संबंध समुद्र, घोड़ों और भूकंप से है। ट्रॉय 6 को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कई पुरातत्वविद इसके विनाश को भूकंप से जोड़ते हैं। शायद टूटी दीवार और पोसेडन का प्रतीक इस किंवदंती में मिल गए हों। लेकिन यह सिर्फ एक व्याख्या है। अभी तक साबित नहीं हुआ कि कहानी ऐसे ही शुरू हुई थी। एक और भी सरल संभावना है। संभव है कि ट्रोजन हॉर्स प्राचीन कवियों की कल्पना हो जो कहानी को समाप्त करने का एक चतुर तरीका था। इसके बजाय कि ट्रॉय को बलपूर्वक हराया जाए, शहर को धोखे से जीत लिया गया। ऐसा अंत ओडिसियस के चरित्र के अनुरूप है, जो किंवदंती में अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए प्रसिद्ध है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न होने के कारण यह तय नहीं किया जा सकता कि ट्रोजन हॉर्स असली वस्तु था, किसी घटना का प्रतीक या कल्पना थी। स्पष्ट है कि इसकी छवि इतनी प्रभावशाली रही कि ये कला में जीवित रही, साहित्य और भाषा में हजारों वर्षों तक। युद्ध के मुख्य पात्रों की पहचान करने में भी यही समस्या है। कांस्य युग से कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है जो ये स्पष्ट रूप से साबित करता हो कि अकिलीज वास्तव में अस्तित्व में था, या कि ओडिसियस, हेक्टर, प्रियाम, अगामेम्नॉन या हेलेन वैसे ही वास्तव में मौजूद थे जैसा किंवदंतियां उन्हें बताती हैं। संभव है कि उनमें से कुछ असली राजाओं और योद्धाओं पर आधारित हों या कई लोगों के गुण मिलाकर बने हों। सबसे अधिक जिसे एक असली शासक से जोड़ा जाता है वह पेरिस है। इलियड में उसे अलेक्जेंड्रस भी कहा जाता है। हिटाइट अभिलेखों में विलूसा के राजा अलेक्सांदु थे, जिनका नाम अलेक्जेंड्रोस से मिलता है। दोनों का संबंध ट्रॉय या विलूसा से है, पर नामों की समानता से ही यह साबित नहीं होता कि वे एक ही व्यक्ति थे। संभवतः अलेक्जेंडर ने 13वीं सदी ईसा पूर्व की शुरुआत में शासन किया। इस बीच ट्रॉय 7A का विनाश आमतौर पर कुछ दशकों बाद का माना जाता है। संभव है कि अलेक्जेंडर के जाने के काफी समय बाद वह विनाश हुआ हो, जिसे अक्सर ट्रोजन वॉर से जोड़ा जाता है। अलेक्जेंडर का नाम दर्शाता है कि कांस्य युग के कुछ असली नाम और यादें ग्रीक परंपरा तक पहुंच गईं। संभव है कि विलूसा का कोई असली राजा किंवदंती में ट्रॉय का राजकुमार बन गया हो। कुछ समानताएं होने के बावजूद इससे साबित नहीं होता कि अलेक्जेंडर वही पेरिस था जिसने हेलेन को लेकर युद्ध कराया। अगर हमें समझना है कि अन्य नायकों के पीछे भी कोई असली व्यक्ति था, हमें खुद माइसीनियन ग्रीस के अभिलेखों को देखना होगा और ये जांचना होगा कि उस समय किस तरह के राजा और योद्धा वास्तव में मौजूद थे। हिटाइट अभिलेखों में दर्ज नामों में अलेक्जेंडर को सबसे अधिक पेरिस से जोड़ा जाता है। ग्रीक कहानियों में पेरिस को अलेक्जेंड्रोस भी कहते हैं। दोनों नाम ट्रॉय या विलूसा से जुड़े हैं। संभव है कि अलेक्जेंडर से जुड़ी कुछ वास्तविक यादें किंवदंती तक पहुंची हों, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं कहता कि उसने स्पार्टा से एक रानी को ले गया या बड़ा युद्ध शुरू किया। वो ट्रॉय 7A के विनाश से कुछ दशक पहले भी जीवित था। एक और नाम है जिसे कभी-कभी इलियड में ट्रॉय के राजा प्रियाम से जोड़ा जाता है। ये नाम है पियामरादु, एक शक्तिशाली युद्ध सरदार जो 13वीं सदी ईसा पूर्व पश्चिमी अनातोलिया में सक्रिय था। पियामरादु और प्रियाम के नाम मिलते जुलते हैं, पर भूमिकाएं अलग थीं। पियामरादु विलूसा का राजा नहीं था। हिट्टाइट अभिलेखों में वो आक्रमणकारी नेता था जिसने शायद ट्रॉय से भी लड़ाई की। इसलिए यह विचार कमजोर है कि वही असली प्रायम था। एगमेम्नन का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। किंवदंती में वो माइसीने का राजा और ग्रीक सेना का नेता था। उत्तर कांस्य युग में माइसीने बहुत शक्तिशाली था। यहाँ एक बड़ा महल था, मजबूत दीवारें थीं,
समृद्ध कब्रें थीं और एक संगठित प्रशासन था। पुरातत्व से पता चलता है कि वहां ऐसे राजा थे जो सैनिक, जहाज और रसद जुटा सकते थे, और शायद कोई शक्तिशाली शासक था जिसने कई माइसेनियन राज्यों का नेतृत्व किया। कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है कि उसका नाम अगामेम्नॉन था। प्रसिद्ध अगामेम्नॉन का मुखौटा केवल एक आधुनिक नाम है जिसे हाइनरिच श्लीमान ने खोजा था। ये मुखौटा ट्रोजन युद्ध से कई शताब्दी पहले बना था। इसी तरह अगामेम्नॉन का मकबरा और एट्रियस का खजाना भी हैं। इनमें से किसी के असली मालिक की जानकारी देने वाला कोई शिलालेख नहीं है। एक हित्तीत दस्तावेज में अहियावा से एक प्रमुख का उल्लेख किया गया है जिसका नाम अतार्तिया था। कुछ विद्वानों ने इस नाम की समानता एट्रियस से देखी है जो अगामेम्नॉन के पिता थे। किंवदंती के अनुसार हो सकता है कि इन दोनों नामों के बीच कोई संबंध हो, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये कहे कि अतार्तिया ही असली एट्रियस था या किसी ऐसे राजा का पिता था जिसका नाम अगामेम्नॉन था। ओडिसियस के ऐतिहासिक प्रमाण और भी कम हैं। संभव है कि उनका चरित्र उन कहानियों से बना हो जो नाविकों, योद्धाओं और रणनीति में माहिर नेताओं के बारे में थीं, लेकिन कोई स्पष्ट शिलालेख नहीं है जो उसके जीवित होने का प्रमाण दे। यही बात अकीलिस पर भी लागू होती है। हालांकि लिनियर बी टैबलेट्स में कुछ नाम अकीलिस से मिलते जुलते हैं। यह दिखाता है कि कांस्य युग में ऐसा मिलता जुलता नाम पहले से इस्तेमाल हो रहा था। टैबलेट्स ये नहीं कहती कि वह व्यक्ति ग्रीस का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, न ही उसमें किसी देवी का पुत्र होने या उसकी प्रसिद्ध एड़ी के बारे में कोई उल्लेख है। वास्तव में अकिलिस की एड़ी की कहानी इलियड में नहीं है। कविता में वह एक बहुत शक्तिशाली लेकिन नश्वर योद्धा है। अन्य अलौकिक विवरण बाद में बनी कहानियों में अधिक स्पष्ट रूप से सामने आए। संभव है कि ट्रॉय के नायक असली राजाओं और योद्धाओं से प्रेरित थे। संभव है कि हर पात्र में कई लोगों की यादें मिली हों। मौखिक परंपरा में कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है। कुछ बातें खो जाती हैं, कुछ जुड़ती हैं, और कई छोटी लड़ाइयां बड़े युद्ध में बदल सकती हैं। एक साधारण योद्धा एक ऐसा नायक बन सकता है जो लगभग देवताओं के बराबर हो। कुछ सदियों बाद वे कविताएं बनी जिन्हें होमर से जोड़ा जाता है। उस समय तक ग्रीस का समाज, हथियार, वस्त्र और शासन बदल चुके थे। इसी कारण इलियड में कांस्य युग की यादों और नए समय के विवरणों को मिलाया गया है। इसे सैन्य रिपोर्ट या इतिहास का सटीक रिकॉर्ड नहीं लिखा गया था। ये एक महाकाव्य कविता है जो अकीलिस के क्रोध के बारे में है, सम्मान, क्षति और युद्ध के प्रभाव। ट्रोजन युद्ध के बारे में क्या कहा जाए? ट्रॉय उत्तर पश्चिमी अनातोलिया में एक महत्वपूर्ण बस्ती थी जिसे कई बार नष्ट और फिर बनाया गया। ये भी सच है कि अनातोलिया के राज्यों और माइसीनियाई दुनिया की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था। हित्तियों के अभिलेखों में विलूसा, अहियावा और समझौतों का उल्लेख है। विद्रोह और विदेशी हस्तक्षेप का भी उल्लेख है। पुरातत्व से पता चलता है कि ट्रॉय 7 को उसी समय हिंसक रूप से नष्ट किया गया जब पूर्वी भूमध्य सागर में कई राज्य गिर रहे थे। संभव है कि एक बड़ा आक्रमण ही इस किंवदंती की उत्पत्ति हो। यह भी हो सकता है कि यह छापों, घेराबंदी और युद्धों की एक श्रृंखला थी जिन्हें बाद में दुखद रूप से एक ही कहानी में मिला दिया गया। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि अगामेम्नोन ने सेना का नेतृत्व किया था। प्रियम, हेक्टर ने ट्रॉय की रक्षा की या अकीलिस ने हेक्टर को मारा, इसका प्रमाण नहीं है। यह भी तय नहीं कि हेलेन रानी थी या उसे ले जाने से युद्ध हुआ। संभव है कि हेलेन और पेरिस की कहानी का प्रयोग संघर्ष को सरल बनाने के लिए हुआ हो, जबकि असली कारण शक्ति, राजनीति, व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण थे। ट्रोजन हॉर्स को साबित करना सबसे कठिन है। हमारे पास बड़े लकड़ी के ऐसे घोड़े का कोई सबूत नहीं है जो सैनिकों को शहर के भीतर ले गया हो। संभव है ये किसी घेराबंदी मशीन का प्रतीक रहा हो। बरंगाई पार्क, भूकंप, धोखा या सिर्फ किंवदंती? ट्रोजन युद्ध पूरी तरह सच भी नहीं, पूरी तरह कल्पना भी नहीं। ट्रॉय असली था और उसके आसपास युद्ध व अशांति भी सच थीं, लेकिन जो वीर थे, देवता और नाटकीय घटनाएं कई सदियों की कहानी कहने से गढ़ी गई हैं। किंवदंती के पीछे एक वास्तविक पतन काल की स्मृति है। वो समय जब शहर तबाह हो गए, राज्य गायब हो गए और कांस्य युग के उत्तरार्ध की पूरी दुनिया बदल गई।